इस वीडियो में बात करूंगा कि सीए फाइनल के अंदर सिर्फ 10% बच्चे ही क्यों पास हो पाते हैं, 90% बच्चे फेल क्यों हो जाते हैं। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि अगर मैं बात करूं, लगभग हर बच्चा बहुत अच्छी कोचिंग लेता है, अच्छे अच्छे टीचर से पढ़ता है, अपने बेस्ट ऑफ द एफर्ट्स डालता है, अपनी तरफ से बेस्ट पेपर करके आता है, लेकिन फिर भी सिर्फ और सिर्फ 10% बच्चे पास हो पाते हैं। विश्वास मानिएगा, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस वीडियो को अगर आपने एंड तक देख लिया तो ये आपके लिए एक आई ओपनर का काम करेगी और आज से ही आप अपनी स्ट्रैटेजी को बदल करके अपने तरीके से पढ़ाई करना शुरू कर देंगे। देखिए, होता क्या है, सीए फाइनल लेवल पे ना 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। सबसे पहला होता है कि आपके पास कंटेंट की क्या नॉलेज है, सबसे पहली चीज़ होती है। अब कंटेंट की नॉलेज के ऊपर हम जो है बहुत अच्छे से अपनी एनर्जी लगा देते हैं। सेकंड हमारे पास होता है, जो हमें करना होता है वो होता है क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग। ये क्या है, अभी मैं इसके ऊपर आता हूँ। और तीसरा जो सबसे बड़ा मेन कंपोनेंट होता है वो होता है आंसर राइटिंग। जिस बच्चे के ये तीनों कंपोनेंट्स बहुत अच्छे होते हैं उसको तो सीए फाइनल निकालने में कोई दिक्कत नहीं आती, बट अदरवाइज जिन बच्चों के ये तीनों कंपोनेंट्स अच्छे नहीं होते उनको सीए फाइनल निकालने में बहुत तकलीफ होती है। होता क्या है कि हम मोस्ट ऑफ द बच्चे 80% बच्चे जो हैं वो अपनी सारी की सारी एनर्जी लगा देते हैं किसके ऊपर, कंटेंट की नॉलेज बटोरने में, कि मेरे पास जो सिलेबस है उसको मैं अच्छे से अच्छा समझ लूँ। देखो, सिलेबस को समझ लेने से या उसका ज्ञान बटोर लेने से आप विद्वान तो बन सकते हैं, लेकिन अगर आपको सीए की डिग्री लेनी है, प्रोफेशनल बनना है, तो आपको एग्ज़ाम निकालना पड़ेगा। और एग्ज़ाम निकालने के लिए ये 2 पॉइंट्स इक्वली रेलिवेंट होते हैं, क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग और आंसर की राइटिंग। अब क्या है ये क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग और आंसर राइटिंग, जरा इसको समझिए। क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग की जब मैं बात करता हूँ सीए फाइनल लेवल पे, तो मेरा क्या मतलब है। सबसे पहले इसका मतलब है कि आपको सोर्स आइडेंटिफाई करना है कि भैया मेरे पास मैंने जो टॉपिक पढ़ा है, सपोज इनकम टैक्स का सेक्शन 32 पढ़ा है या इंड AS 109 पढ़ा है, पढ़ तो मैंने लिया, लेकिन हर इंस्टीट्यूशन का एक अपना पैटर्न होता है जिसके बेसिस पर वो क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे पहले मुझे ये समझना है कि जो मैं पेपर देने जा रहा हूँ उस पेपर के अंदर उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, किस पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर वो अटकाते हैं, वो सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं, वो एनालिटिकल क्वेश्चन पूछते हैं, वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं, किस तरह का क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो जब तक मुझे क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी कि मेरा इंस्टीट्यूट उस पर्टिकुलर टॉपिक से, उस पर्टिकुलर चैप्टर से किस तरह को क्वेश्चन मेरे से पूछ रहा है, मेरी गाड़ी जो है राइट ट्रैक पर नहीं जाएगी। और उसके लिए मुझे क्या करना है, मुझको भाई सोर्स क्या होते हैं, कहाँ कहाँ से हमारे पास पता लगता है कि क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। सबसे पहला तो भाई पास्ट एग्जाम हो गए, उसके बाद क्या हो गया, हमारा आईसीआई मॉड्यूल हो गया, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या हो गया, आरटीपी हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा क्या हो गया भाई, जो मॉक टेस्ट होते हैं। ये 4 सोर्स होते हैं जहाँ से हमें पता लगता है कि इंस्टीट्यूट हमारा जो है वो किस तरीके के क्वेश्चंस पूछ सकता है। आपको देखिए, कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं, कोई भी चैप्टर आप कर रहे हैं, आप सोचते हैं कि हम सिर्फ चैप्टर चैप्टर करते चले जाएं, कहानी बन जाएगी। नो, जब भी आप एक पर्टिकुलर चैप्टर को कंप्लीट करते हैं तो सबसे पहले उसके बाद आप ये देखिए कि इंस्टीट्यूट ने आज तक उस चैप्टर पे किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं। जब आप इस एक्सरसाइज को करेंगे, क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग वाली एक्सरसाइज को करेंगे, तो आपको समझ में आएगा 3 चीज़ें। क्या 3 चीज़ें समझ में आएंगी, बड़े ध्यान से सुनिएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बट विश्वास मानिए बहुत फ्रूटफुल वीडियो आप लोगों के लिए होने वाला है अगर आपने इसे एंड तक देख लिया। तो जब आप क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग की एक्सरसाइज करेंगे, एनालाइज करेंगे जो भी आप पढ़ रहे हैं कि भैया इस पे इंस्टीट्यूट मेरा किस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहा है, तो आपको समझ में आएगा कि 3 चीज़ें हो सकती हैं भाई। एक कि भाई वो बहुत जनरल क्वेश्चन पूछ रहा है। जनरल क्वेश्चन पूछ रहा है मतलब मैं देख पा रहा हूँ कि इस चैप्टर के अंदर ये 10 टॉपिक थे, इन 10 टॉपिक्स के अंदर से ना मुझको पता लगा भाई 4 टॉपिक ऐसे हैं जिसपे वो घुमा फिरा के हर बार क्वेश्चन पूछ ही लेता है, और उन 4 टॉपिक्स के अंदर भी ये की पॉइंट्स हैं जहाँ से वो क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है। ये जनरल है, और जनरल जो है 70% टाइम हमें वही देखने को मिलता है कि भैया 10 बार अगर पेपर आया है तो 6 से 7 बार जो है इस तरह का क्वेश्चन उस चैप्टर में से पूछा गया है। आप आइडेंटिफाई करिए, और ये आइडेंटिफाई करके जो जनरल है ना, जो आपने अपने कॉन्सेप्ट की नॉलेज बटोरते समय नोट्स बनाए थे ना, जब आप अपने पढ़ाई कर रहे थे नोट्स बनाए थे, तो जब आप क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग की एक्सरसाइज पे जाते हैं आपको पता लगा कि भाई 10 में से 4 ऐसे टॉपिक्स हैं जो जनरल कैटेगरी के हैं, तो आप अपने नोट्स के अंदर उन टॉपिक्स के आगे जी मार्क करिए
कि भाई ये जनरल कैटेगरी के टॉपिक है, 10 में से 7 बार जो है यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। रिवीजन करते हुए बहुत फायदा आपको मिलेगा। जब आप 10 टॉपिक पढ़ रहे होंगे, आपको पता है ये 4 टॉपिक ऐसे आ गए जो जनरल है, बहुत पूछे जाते हैं, इसको एकदम जो है थोड़ा तमीज से मुझको देखना है। उसके बाद क्या है, आप देखेंगे कि नेक्स्ट कैटेगरी, मैं सी लिख रहा हूँ सीधे, बी अभी बाद में लिखूंगा। सी कैटेगरी क्या है, रेयर, आपको दिखेगा ये 10% होती है। मतलब कि भाई एक टॉपिक ऐसा निकलेगा, एक टॉपिक जो 10 में से एक बार पूछा गया, रेयर पूछा गया, और उस साल का आप पेपर भी उठा के देखेंगे तो हो सकता है पूरा पेपर ही रेयर कैटेगरी से बनाया गया हो। तो आपने क्या करना है, देखा कि भाई ये जो है वो रेयरेस्ट कैटेगरी का टॉपिक है, ये कभी कभी पूछा जाता है, ये हर बार नहीं पूछेगा, एकदम रेयर 10 में से एक बार पूछ लिया तो पूछ लिया। तो आपने जो अपने नोट्स बनाए थे उसके अंदर जी मार्क कर लिया, और ऐसा टॉपिक जो रेयर कैटेगरी का है उस पर क्या मार्क कर लिया, आर मार्क कर लिया। ठीक है ना भाई, मेरा जी मार्क हो गया और क्या हो गया, आर मार्क हो गया। वंस मैंने जो अपने नोट्स बनाए थे उस पे मैंने जी और आर मार्क कर लिया ना, मेरा सेकंड स्टेप खत्म हो जाता है क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग का। क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग से मुझको यही पता लगना है, मुझे यही एनालिसिस होना है कि जो मैं पढ़ रहा हूँ उसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट है, कहाँ से मेरा इंस्टीट्यूट सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, कहाँ से सबसे कम पूछ रहा है। यहाँ पर एक पॉइंट रहेगा आपका, कौन सा, यहाँ पर आपका एक पॉइंट रह गया बी। बी क्या है, बिटवीन जनरल एंड रेयर। और ये क्या होते हैं, ये होते हैं टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक। 5 टॉपिक ऐसे हैं जिस पे कभी पूछ लेता है, कभी नहीं पूछ लेता, इस तरह के टॉपिक्स होता है, हो सकता है नहीं भी पूछा हो। ठीक है ना, तो हमें समझ में आ गया कि भाई मेरी अब ABC एनालिसिस क्या है, मेरी ए कैटेगरी ये है, मेरी बी कैटेगरी ये है, और मेरी सी कैटेगरी क्या है, ये है। जब ये आप खुद करते हैं ना तो इसका फ्रूट आपको मिलता है। देखिए हमारे बता देने से और खुद करने में ना बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। जो आप करेंगे अपने लिए करेंगे, और जब इंसान अपने लिए करता है ना तो बहुत मेहनत करता है। आप इस तरीके से समझिए, आप खुद का बिजनेस कर रहे हैं तो बहुत मेहनत करेंगे, लेकिन वही चीज़ जब आप जॉब कर रहे हैं तो शायद आप 100% एफर्ट्स ना डाल पाए, हो सकता है आप डाल भी दें, लेकिन बहुत हर बच्चे के साथ वो चांसेस नहीं है। समझ गए आप मेरी बात। तो वही यहाँ पर आप समझिए कि कंटेंट की नॉलेज होना, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना, क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग करना। अंडरस्टैंडिंग कहाँ से करेंगे, सोर्स से, और क्या तरीका होगा वो मैंने आपको बता दिया। अब होता क्या है कि हमें ये तो समझ में आ गया कि भाई ये पढ़ना है और किस तरह के क्वेश्चंस वहाँ पर आ रहे हैं। इसके बाद सबसे बड़ी और अहम चीज आती है, वो है आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग का मतलब क्या समझते हैं भाई, आंसर राइटिंग का बड़े सिंपल अक्षरों के अंदर मतलब होता है कि हाउ टू एक्सप्रेस कंटेंट इन क्वेश्चंस। भाई ये मीनिंग है मेरे हिसाब से तो, कि जो आपका कंटेंट आपने पढ़ा उसको आप क्वेश्चंस में किस तरीके से लिख करके आते हो, उसको मैं कहता हूँ आंसर राइटिंग। आप भी शायद इसी को ही कहते होंगे। अब आप कह रहे होंगे फाइनल लेवल पे आके आप हमें आंसर राइटिंग का मतलब लिख के बता रहे हो, मैं क्यों लिख के बता रहा हूँ आप समझिए। हो सकता है आपका कंटेंट बहुत अच्छा हो सकता है आपका ये भी अंडरस्टैंडिंग हो कि क्वेश्चन किस तरीके का आता है, क्या आता है, अच्छा आता है। थर्ड स्टेप इज, क्या मैं जो एक्सप्रेस करके आ रहा हूँ क्या मैं वो ठीक एक्सप्रेस कर रहा हूँ। और विश्वास मानिए मेजॉरिटी बच्चे यहीं पर फेल होते हैं। उनका कंटेंट अच्छा है, उनके क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, लेकिन उन्हें आंसर एक्सप्रेस करना नहीं आता। उनको ये नहीं पता कि 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो मुझे कितना लिखना है, 8 नंबर का आएगा तो कितना लिखना है, अगर उसने क्वेश्चन के एंड में फुल स्टॉप लगाया तो मुझे क्या लिखना है, क्वेश्चन मार्क लगाया तो क्या लिखना है, उसने कमेंट बोला है तो किस तरीके से एक्सप्रेस करना है, उसने अगर एक्सप्लेन बोला है तो किस तरीके से एक्सप्लेन करना है। ये बहुत गहरी चीज़ें हैं, आप इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस डालिए। आप कुछ क्वेश्चंस उठाइए, देखिए कि उसके एंड में लिखा होगा कमेंट, कई बार लिखा होगा एक्सप्लेन, कई बार लिखा होगा क्वेश्चन मार्क, कई बार फुल स्टॉप, और चारों बार इंस्टीट्यूट ने उसका आंसर डिफरेंट तरीके से आपको एक्सप्रेस करके दिया होगा। कभी शायद आपका इस बात के ऊपर ध्यान ना गया हो, लेकिन आज से इसको देखिएगा। अब इसका तरीका क्या है कि भाई हाउ टू एक्सप्रेस कंटेंट इन क्वेश्चन। तो इसके लिए देखिए सबसे अच्छी अप्रोच जो रहती है और सबसे बेस्ट अप्रोच रहती है कि जो ICI के सजेस्टेड है, जो ICI के सजेस्टेड हैं उसको आप जो है थॉरली रीड करिए। और सिर्फ रीड मत करिए, साथ में मार्किंग करिए। आपको कुछ ना कुछ उसके अंदर नया मिलेगा। क्या नया मिलेगा आप खुद करिए, आपको खुद समझ में आएगा। आपने क्वेश्चन उठाया, आप उसको पूरा डिटेल में स्टडी करिए, देखिए क्वेश्चन क्या पूछा था, और उसने आपको लगेगा अरे यार इतना बड़ा आंसर क्यों लिखना है। अरे भैया लिखना है, वो इंस्टीट्यूट की रिक्वायरमेंट है, तुम्हारा यूनिवर्सिटी का पेपर नहीं है, लोकल CA इंस्टीट्यूट का पेपर है, जैसे वो कह रहा है वैसे करना पड़ेगा तभी पास हो पाओगे, इतनी बात सुन लो। उसको क्वेश्चन मत करो, उसको चैलेंज मत करो,
हो सकता है मैं कह रहा हूँ कि आईसीआई का सजेस्टेड भी एक दो गलत हो, लीव इट, एक दो के चक्कर में थोड़ा ना कि हम अपनी पढ़ाई छोड़ देंगे। आपने क्वेश्चन उठाना है और पूरे पूरे सजेस्टेड को रीड करना है और आपको उसको मार्क करना है। कैसे मार्क करना है, मैं छोटा सा एग्जांपल से आपको चलो समझा देता हूँ। सपोज इंस्टीट्यूट का आंसर है 3 पैराग्राफ में, पैरा 1, पैरा 2 और पैरा 3, ठीक है ना। तो आपने देखा भाई पैरा 1 जो है, पैरा 1 के अंदर उसने क्या किया, भूमिका बनाई, मतलब जो भी उसने क्वेश्चन के अंदर पूछा था उसके आगे पीछे की कहानी लिख दी, कुछ भी मेन पॉइंट के ऊपर बात नहीं करी, सिर्फ भूमिका बनाई कि भाई रेवेन्यू रिकॉग्निशन से हमारा मतलब क्या होता है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन का इंडेक्स कौन सा होता है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन की एप्लीकेबिलिटी कब होती है। आपने देखा भाई ये तो भूमिका बनाता है हर इंडेक्स के क्वेश्चन के अंदर, सपोज, ठीक है ना। पैरा 2 आपने देखा कि भाई पैरा 2 के अंदर जो है ना वो बात करता है मेन कंटेंट की, जो उसकी आत्मा है, उस क्वेश्चन के आंसर है, मेन है, वो उसकी बात करता है। और पैरा 3 के अंदर क्या करता है, आपने देखा कि पैरा 3 के अंदर फिर उसके थोड़ी सी एक्सटेंडेड बातें करता है, मतलब क्वेश्चन जितना पूछा गया उससे थोड़ा सा फालतू बताता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा ही होता है, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ सपोज आप एक क्वेश्चन उठाते हैं, उसका आंसर पढ़ते हैं, 3 पैरा है, पैरा 1, पैरा 2, पैरा 3, आप उसको रीड करिए और उसके अंदर मार्क करिए कि पहला क्वेश्चन क्या था, पैरा 1 के अंदर जो उसने आंसर दिया उसने क्या क्या बातें उसके अंदर आंसर करी, पैरा 2 में क्या क्या आंसर करी, पैरा 3 में क्या क्या आंसर करी, पैरा 4 में क्या क्या आंसर करी। जब आप इस तरीके से करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि आंसर राइटिंग इंस्टीट्यूट की रिक्वायरमेंट क्या है और किस तरीके से की जाती है। जिसने ये तीनों एक्सरसाइज कर ली कि कंटेंट, देखो मोस्टली बच्चे, मैंने स्टार्टिंग में भी लिखा 80% बच्चे जो है सिर्फ कंटेंट के ऊपर फोकस कर रहे हैं, वो क्वेश्चन का नेचर नहीं समझ रहे, जिसकी वजह से उनको एग्जाम टाइम में एक दिन पहले नहीं पता होता कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, फिर वो टीचर्स के ऊपर डिपेंड होते हैं एबीसी एनालिसिस के लिए। वो गलत नहीं है, लेकिन आपने खुद के लिए किया होगा तो बहुत अच्छा काम करेगा वो, रादर देन आपके लिए किसी ने किया हो, ठीक है ना। और तीसरी सबसे बड़ी चीज़ आंसर राइटिंग, कि आप प्लीज़ हाथ जोड़ के विनम्रता पूर्वक निवेदन कर रहा हूँ, आईसीआई के सजेस्टेड्स को पढ़ने के लिए ज़्यादा नहीं, रोज के 30 मिनट आज से अलग कर दो, रोज के 30 मिनट, रोज एक सब्जेक्ट के आप क्या करो, पास्ट एग्जाम पेपर उठाओ, उसका सजेस्टेड उठाओ, प्रिंट आउट निकालो या पीडीएफ से, क्वेश्चन लो और उसका सजेस्टेड पढ़ो और मार्किंग करो कि वो लिख कैसे रहा है उसका आंसर, सिर्फ इसके ऊपर फोकस करो। आप देखना आपके आंसर राइटिंग के जो स्किल्स हैं वो ऑटोमेटिकली एनहेंस होने शुरू हो जाएंगे। एंड वंस आपने तीनों पॉइंट्स के ऊपर इक्वल एनर्जी लगा दी तो विश्वास मानिए इंस्टीट्यूट का रिजल्ट भी अप होगा और आपका रिजल्ट भी अप होगा। एंड दैट इज़ द रीज़न कि मैंने बोला था कि 90% बच्चे क्यों फेल होते हैं, 10% बच्चे ही क्यों पास हो पाते हैं, क्योंकि कुछ में ये स्किल्स इनबिल्ट होते हैं, जिनमें इनबिल्ट होते हैं वो पास हो जाते हैं, लेकिन जिनमें नहीं होते वो मेहनत करके इनबिल्ट कर सकते हैं। एंड मैं उम्मीद करूँगा कि आज से आप अपना मेथड बदलेंगे, तरीका बदलेंगे, और जब तरीका बदलेंगे तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट भी बदलेगा और ये अटेम्प्ट आपका लास्ट अटेम्प्ट होगा एंड यू विल बी चार्टेड अकाउंटेंट। आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम।